हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज के इस लेक्चर में हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाला जो आपका टॉपिक है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, ये जो रिविजनरी वीडियो है बहुत ही लॉजिकल वे में होने वाला है। यहाँ पे हर चीज के पीछे का लॉजिक आपको समझाया जाएगा, सो दैट आपको चीजें ना बहुत सारे अपने आप ही याद हो पाए। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। ओके, और ये जो मैं यहाँ पे नोट्स यूज कर रहा हूँ ना, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं, तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्यों ऐसा है। तो देखो, डिडक्शन, डिडक्शन मतलब माइनस करना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, कि हम आपके जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शन करने को देंगे, कुछ माइनस करने को देंगे आपको। हम ना बोलेंगे कि आप यहां पे इन्वेस्ट करो या फिर आप ये खर्चे करो, तो हम क्या करेंगे, अगर जो आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया और आप खर्चे किए जो हमने बोला, देन उसको आपको हम डिडक्शन दे देंगे। ओके, और क्योंकि ये इनकम टैक्स के अंडर चैप्टर 6A में लिखा गया है, इसीलिए इसका ऐसा नाम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, सबसे पहले ये डिडक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको आने चाहिए, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, ये जो डिडक्शन होता है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक अपना क्या है, पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट करने को आपको बोल रहे हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने पेमेंट किया या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, एफडी में पैसा डाल दिया, तो उसका हम आपको डिडक्शन देंगे। दूसरी साइड ये इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम ना कुछ इनकम को आइडेंटिफाई किए हैं, और वो अगर जो आपको इनकम हो रहा है ना, तो उसका हम डिडक्शन दे देंगे। जैसे कि सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका हम डिडक्शन दे देंगे। तो यहां पे कैसा होगा ना, इनकम बेस वाले डिडक्शन में, तो जो इनकम यहां पे फॉल करेगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा ना, सबसे पहले क्या होगा, उसको किसी ना किसी हेड्स ऑफ इनकम में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कि अगर जो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की बात करूं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उस पर पहले टैक्स लगेगा, एंड देन उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA या फिर सेक्शन 80TTB। ओके, तो आपको बात समझ में आया रहेगा। अभी देखो, ये जो डिडक्शन है ना, ये आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे ये एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम से ये एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होता है ना, कि समझ लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख रुपया, और यहां पे जो आपको डिडक्शन दिख रहा है, जो आपने टोटल डिडक्शन निकाला जो डिफरेंट डिफरेंट है सेक्शन उसमें, और वो आया 6 लाख रुपया, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा जो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख ही आप क्लेम कर पाओगे। ओके, तो यहां पे हम कैसे बोल सकते हैं, तो देखो इस तरह से बोल सकते हैं, कम है तो कम लो और ज्यादा है तो लिमिट में रहो, और लिमिट में किसके रहोगे, तो ग्रॉस टोटल इनकम के। ओके, जो अगला पॉइंट है ना, पॉइंट थर्ड, ये पॉइंट थर्ड क्या बोल रहा है, देखो कि ये जो डिडक्शन है, जो स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम है ना, उसके सामने इसको हम नहीं एडजस्ट कर सकते। स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो ना, 111A में हो गया, या फिर 112A में जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स बेचने पे अपने को कैपिटल गेन होता है, उसके बारे में मैंने बात किया, या फिर जो विनिंग से इनकम होते हैं। सो दीज इनकम आर द स्पेशल रेट इनकम। मतलब क्या, इस पे स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, कि इस इनकम के सामने हम आपको जो डिडक्शन दिए गए चैप्टर 6A में उसको एडजस्ट करने को नहीं देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो हमारा पेमेंट बेस या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन थे ना, उसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे उसको सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे होने वाला क्या है, तो यहाँ पे ये असेसी हो, और असेसी क्या करने वाला है ना, पेमेंट करने वाला है। जैसे कि पढ़ाई के लिए उसने एजुकेशन लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, तो ये सभी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो खर्चे कर रहा है, तो गवर्नमेंट इसका डिडक्शन दे देगी। या फिर क्या होगा मालूम है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया या फिर LIC ले लिया, तो यहां पे जो आप प्रीमियम पे करोगे ना, तो इसका क्या होने वाला है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट पे आपको डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हो बात को। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे सेक्शन 80C का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है ना। अगर जो पूरे क्वेश्चन में नहीं आया तो MCQ में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। ओके, और साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है ना, जब आप रिटर्न फाइलिंग करते हो तो बहुत सारे एसएससी का 80C में तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझो। तो यहाँ पे देखो इस सेक्शन का क्या नाम है, तो इसका नाम है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, कि हम कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट का नाम दिए हैं आपको,
आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और एटीसी में आपको डिडक्शन में मिल जाएगा, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। ओके, अभी यहां पे कौन कौन से एसएससी को डिडक्शन मिल सकता है, तो देखो एक तो इंडिविजुअल को मिल सकता है और दूसरा एचयूएफ को मिल सकता है। ओके, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 1,50,000। ओके, तो यहां पे भी वही रूल, कम है तो कम लो, ज्यादा है तो लिमिट में रहो। समझ लो एक एसएससी है, उसने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां पे कितना डिडक्शन मिलेगा, 70,000 मिलेगा। समझ लो कोई दूसरा एसएससी है, उसने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी तो ज्यादा है तो लिमिट में रहना पड़ेगा, और लिमिट कितना है 1,50,000, तो इसीलिए कम है तो कम लो, ज्यादा है तो लिमिट में रहो। ओके, अभी आगे हम बात करेंगे ना कि यहाँ पे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, मतलब कहां कहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट हमको डिडक्शन देने की बात करेगी। तो देखो आप मेरे इस लॉजिक को समझो, गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है, कि जो हमारे देश के लोग हैं ना वो खुशहाल रहे, उनके पास पैसा बना रहे। देखो हम गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट हम टैक्स तो ले ही रहे हैं एसएससी से, लेकिन ना हम एसएससी के लिए कुछ अच्छा भी काम करके जाएंगे। एसएससी के साथ क्या करेंगे, तो एसएससी को ना हम कुछ इन्वेस्टमेंट करने को दे देंगे, ठीक है, या फिर एसएससी को किसी तरह से हम ऐसा करेंगे कि उसके पास कुछ पैसे एक्यूमुलेट हो जाए, सो दैट उसको पैसे की परेशानी ना हो। इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप देखोगे ना तो ये इसी काइंड ऑफ है जिसका डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो जो यहाँ पे देखो सबसे पहला है ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर जो आपने LIC लिया है और उस पर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, याद रखो ये किसी भी कंपनी से आप ले सकते हो, देन इन दैट केस जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना उसका डिडक्शन मिलता है आपको। कितना मिलता है डिडक्शन, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने वो LIC लिया कभी था, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये LIC किसके किसके लिए ले सकते हो, तो देखो इंडिविजुअल के केस में खुद के लिए ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो। ओके, एचयूएफ के केस में तो कोई भी मेंबर है ना एचयूएफ का, उसके लिए आप ले सकते हो। ओके, अभी बात आता है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन वुड बी डिपेंड अपॉन व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, ठीक है। तो देखना है क्या पॉलिसी आपने 1/4/2012 के पहले लिया, या फिर 1/4/2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक लिया, या फिर आपने इसके बाद लिया, इसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन में समझते जाते हैं चीजों को। तो सबसे पहला, अगर जो आपने पॉलिसी लिया है बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो इन दैट केस जो आप प्रीमियम पे करोगे वो, या फिर 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट बोले तो सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या बोलती है, देखो हम यहां पे ना आप जो LIC पे प्रीमियम पे कर रहे हो उस पे हम आपको डिडक्शन तो देंगे, लेकिन वो डिडक्शन पे ना एक कैप होगा, मतलब हम बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते। हम इनकम टैक्स में तो हमको भी तो सोचना पड़ेगा भाई कि आपके इनकम पे हम पे टैक्स मिले, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको डिडक्शन तो देंगे, लेकिन उस डिडक्शन पे एक अपर कैप होगा, और वो अपर कैप कितना है मालूम है, 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। मतलब क्या, आप कितना भी प्रीमियम पे करो, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा जो आपका सम अश्योर्ड है उसका 20% ही हम डिडक्शन देंगे आपको। और ये कभी आपने पॉलिसी लिया रहेगा तो 20%, तो बिफोर 1/4/2012 के लिया रहेगा तो। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अगर जो आपने पॉलिसी लिया है बिटवीन 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013, इन दैट केस प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर का मिलेगा डिडक्शन। ओके, तो यहां पे अगले साल में आकर के इन लोगों ने क्या किया, 1/4/2012 से ये जो 20% का लिमिट था उसको कम कर दिया, और कम करके 10% पे ला दिया। ओके, अभी देखो जब ये उसके अगले साल गए 1/4/2013 से इन लोगों ने क्या किया मालूम है, डिडक्शन को 2 लेवल पे बांट दिया। क्या बोला उन्होंने कि देखो जिसने पॉलिसी लिया है क्या वो डिसेबल्ड है, ओके, या उसको डिसीज से वो जूझ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि देखो ना यहाँ पे हाथ नहीं है या फिर पैर नहीं है, तो ऐसे पर्सन के केस में हम क्या करेंगे ना, वो जो 10% का लिमिट था उसको 15% कर लेंगे। मतलब क्या, 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट या फिर प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। ओके, और जो नॉर्मल पर्सन है तो उनके साथ जैसा पहले रूल था वैसा ही रहा। तो पहले रूल क्या था, प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। ओके, तो ये हमारा हो गया LIC पे डिस्कशन। हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दूसरा क्या है ना, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
तो उसका भी यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। अभी इंडिविजुअल में कौन कौन, मतलब आप एज ए इंडिविजुअल किसके किसके लिए ये करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। तो देखो, आपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट किया पीपीएफ में तो भी मिलेगा, अपने स्पाउस के लिए किया तो भी मिलेगा, अपने चिल्ड्रन के लिए किया तो भी मिलेगा। और एचयूएफ के केस में, तो एचयूएफ के केस में किसी भी मेंबर्स के लिए एचयूएफ करता है तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, जो अगला पॉइंट है वो क्या है ना, इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आपने सैलरी में ये पढ़ा रहेगा कि जो इंप्लॉय रहते हैं उनके सैलरी से कुछ पैसा कटता है और वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में चले जाता है। तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना साहब, जो आपको जब इंप्लॉयमेंट छोड़ोगे तो मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टमेंट है तो हम उसका भी डिडक्शन देंगे आपको एटीसी में। समझ रहे हो। तो जो इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलता है। ओके, अगला देखो, अगला पॉइंट 4, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो अगर जो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा। और बस इतना ही नहीं, जो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, उस इंटरेस्ट का भी एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, तो देखो इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम भी है, तो सबसे पहले वो इफोर्स में टैक्सेबल होएगा एंड देन उसका एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है ना कि जो इंडिया के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो क्या करें मालूम है, घर खरीदे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर जो आप रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ओके, याद रखना लेकिन एक बात को, ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 तक ही मिल सकता है। तो देखो वही बात बोला यहाँ पे, पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ओके, अगला पॉइंट, अगर जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, कहां पे, शेड्यूल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, देन इन दैट केस उस डिपॉजिट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है ना कि जिससे हम टैक्स ले रहे हैं उनके पास कुछ पैसे भी तो बने रहे, ठीक है ना, हम उनके पैसा ले रहे हैं तो उनके लिए कुछ करके भी देना चाहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये एफडी को भी यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है सेक्शन 80C में। ओके, जो अगला है मालूम है, वो है ट्यूशन फीस के बारे में डिस्कशन। तो क्या बोला गया है कि अगर जो एजुकेशन पे, आपके चाइल्ड के एजुकेशन पे आप ट्यूशन फीस भर रहे हो ना, तो ट्यूशन फीस का भी डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, और एजुकेशन कहां पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो ट्यूशन फीस है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो जो आपने डोनेशन दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा, डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे किया है वो नहीं इंक्लूड होगा, और उसके बाद से कोचिंग फीस जो आपने इंक्लूड किया है वो भी यहाँ पे नहीं होगा, जो आपने पेमेंट किया है वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अगला पॉइंट क्या बोलता है मालूम है, अगर जो आपने नाबार्ड्स के बॉन्ड्स में पैसे डाले हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई पैसा डाल रहा है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद से सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा आप डाल रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद से देखो, आप ना यूनिट्स ऑफ द यूटीआई खरीद रहे हो, ठीक है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो यहाँ पे भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर मार्केट में, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद से देखो, इन्वेस्टमेंट इन द पेंशन फंड, किसका किसका, यूटीआई का या फिर म्यूचुअल फंड का, तो उसका भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। ओके, और पेंशन फंड के बारे में आगे भी बात किया गया है, देखेंगे। उसके बाद से देखो क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट ये सेक्शन का, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू टीयर सेकेंड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD, जो हम आगे देखेंगे, फिक्स पीरियड ऑफ द 3 years और मोर, तो उसका भी यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अपने 80C वाला जो टॉपिक है उसको कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन को समझते हैं। अगला सेक्शन है 80CCC। ये क्या बोलता है मालूम है, ये भी पेंशन फंड में ही कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, लेकिन ये यूटीआई और म्यूचुअल फंड को छोड़ करके दूसरे जो पेंशन है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, सो पेंशन फंड ऑफ द LIC या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे जो LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी पेंशन फंड का प्रोडक्ट जो लाती है मार्केट में, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो 80CCC में आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन कौन रहेगा, तो बस इंडिविजुअल ही रहेगा। उसके बाद से जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन रहेगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1,50,000 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अपना 80CCC का भी डिस्कशन खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं 80CCD
तो मालूम है ये भी पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके द्वारा वो पेंशन स्कीम इशू हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, या फिर न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, या फिर अटल पेंशन योजना के बारे में ये बात करता है सेक्शन CCD। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिजिबल असेसी में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा। ओके, अभी अमाउंट ऑफ डिडक्शन किस पे डिपेंड करेगा मालूम है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो असेसी है वो सैलराइड इंप्लॉई है या फिर अदर इंडिविजुअल है। मतलब क्या, वो कहीं पे जॉब कर रहा है या उसका खुद का बिजनेस है या फिर बिजनेस ही नहीं है, ऐसे पर्सन। तो देखो अगर जो सैलराइड इंप्लॉई है तो 80 CCD सबसेक्शन 1 में उसको कितने का डिडक्शन मिलेगा मालूम है। सो जो इंप्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे अपर कैप कितना लग गया, तो 10% ऑफ सैलरी। तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो आप कंट्रीब्यूट करो, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी ही देगी। ओके, अभी बात आता है, ठीक है ये तो सैलराइड इंप्लॉय के बारे में बात कर लिया हमने, कोई दूसरे इंडिविजुअल है जिसको सैलरी नहीं मिल रहा है, उसके केस में कैसे चलेगा काम। तो देखो वहां पे क्या बोला जा रहा है, अंडर अदर इंडिविजुअल के केस में तो असेसी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, उसको कंपेयर किया जाएगा 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम से, और विच एवर इज लोअर रहेगा उतने का आपको रिडक्शन दिया जाएगा। ओके, देखो सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B ये क्या बोलता है मालूम है, ये एडिशनल डिडक्शन के बारे में बात करता है। आगे आप पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 सेक्शन को मिला करके ज्यादा डिडक्शन 1,50,000 ही मिल सकता है। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है मालूम है, 80 CCD सबसेक्शन 1B की यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन मालूम है 50,000 का आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B अप टू 50,000। तो वही बोल रहा है एडिशनल आफ्टर 1,50,000 का लिमिट। ओके, अभी देखो क्या बोल रहा है, यहां पे जो था ना, ये तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हुई। अभी तो ये भी होता है कि इंप्लॉयर हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके साथ क्या होगा देखो। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना फॉर द बेनिफिट ऑफ इंप्लॉय, तो पहले तो देखो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे इंप्लॉयर इंप्लॉय के रिलेशनशिप के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट तो बाद में आप ही लोगे ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ये आपका सैलरी बन गया, तो इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा सैलरी में, और उसके बाद यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा 80 CCD सबसेक्शन 2 में। ओके, अभी बात ये आता है डिडक्शन कितना मिलेगा, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो या फिर अदर इंप्लॉय हो। तो अदर इंप्लॉय हो तो उस केस में जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा 10% ऑफ सैलरी से, और विच एवर इज लोअर का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये जो सैलरी है ना वो 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया जाएगा। ओके, मतलब कि आप अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो तो ठीक है। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स, क्या इन टर्म्स। ओके, अभी देखो ये तो हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिया। अभी वो भी तो दिन आएगा जब ये आपको पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा वो एग्जिम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जो आपको अगर जो अमाउंट मिल रहा है ऑन द क्लोजर ऑफ अकाउंट, तो क्या आपको डेथ पे मिल रहा है या फिर अदर केस में मिल रहा है। अगर जो डेथ पे मिल रहा है तो समझो ना कितना दुख भरा सिचुएशन है यार, तो गवर्नमेंट आपके पास आएगी क्या, ये टैक्स दे, ठीक है ना। तो फिर तो बोलोगे यार कैसे गवर्नमेंट हो आप, हमने आपको रखा है यहाँ पे हमारे लिए ना, और हमारे घर पे डेथ हो गया है और तुम आकर के हमसे टैक्स मांगने की बात कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो पेंशन से पैसा मिलेगा आपको वो एग्जेम्प्ट होगा इन केस ऑफ डेथ। ओके, और दूसरे केसेस में अगर जो डेथ को छोड़ करके कोई और सिचुएशन है और वहां से आपको मिल रहा है पैसा, इन दैट केस 60% एग्जेम्प्ट होगा। मतलब टैक्सेबल कितना होगा साहब, 40%। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी सेक्शन खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये जो अगला सेक्शन है ना ये लिमिट के बारे में बात करेगा। ठीक है, कि जो हमने ऊपर 3 सेक्शन पढ़ा है वो 3 सेक्शन को मिला करके इन टोटल कितना डिडक्शन लिया जा सकता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, 80 CCE एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC 80 CCD सबसेक्शन 1 शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज। बात समझ में आया ना, मतलब वहां पे गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन उसको बड़ी बड़ी बातों का डिडक्शन तो देगा गवर्नमेंट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 तक ही देगा आपको डिडक्शन। ओके,
अभी देखो, लेकिन यहाँ पे ना ये आपको बात याद रखना पड़ेगा कि 80 CCD सबसेक्शन 1B जो हमने एडिशनल 50,000 के बारे में बात किया वो आपको मिलेगा, और दूसरी बात ये 80 CCD सबसेक्शन 2 जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब ये दोनों एडिशनल डिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 80C वाले सेक्शन थे ना उसको हमने कवर किया। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन की तरफ रुख करते हैं, और जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन है 80D। ये 80D किसके बारे में बात करता है मालूम है? गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है? कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो हेल्दी रहें, उनको क्या बोलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ना चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। अभी क्या क्या चीजों को बढ़ावा देना चाहती है देखो, जैसे कि लोग क्या करें, मेडिकल इंश्योरेंस ले यार, ठीक है, उसके बाद से क्या करें, मेडिकल चेकअप कराएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन निकाला 80D, और 80D में जब ये खर्चे होंगे ना मेडिकल पे, उसके डिडक्शन के बारे में यहाँ पे बात किया, सो दैट लोग क्या करें यार, ये सब चीजें करें और उनको डिडक्शन ले तो ठीक है डिडक्शन। अभी समझ लो लोग हेल्दी रहेंगे तो ही तो काम करेंगे, तो ही तो इनकम जनरेट होगा, तो ही तो टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 80D में डिडक्शन के बारे में बात किया। तो ठीक है, आइए 80D को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो डिडक्शन किस चीज का मिलेगा, तो सबसे पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलेगा, देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद से क्या बोला रहा है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट का आप करा रहे हो तो उसका यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन कौन हो सकता है, तो देखो वही लोग हो सकते हैं जो बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो इंडिविजुअल और दूसरा HUF, तो यही लोग हैं। ओके, अभी देखो ये किसके लिए पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, तो देखो इंडिविजुअल के केस में खुद के लिए करें, स्पाउस के लिए करें, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करें और पेरेंट के लिए करें, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। देखो ये सेक्शन में आप देखोगे ना तो पेरेंट के लिए बहुत ही छूट दिया गया है, मालूम है क्यों? कि देखो पेरेंट का तो एज ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो ये बात गवर्नमेंट समझती है। और आप यहाँ पे देखोगे ना तो जो पेरेंट्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल लिमिट दिया है, मतलब अलग से लिमिट दिया कि भाई आप पेरेंट पे खर्चा करो ना, हम आपको डिडक्शन देंगे। और देखो वही बात यहाँ पे भी है कि पेरेंट डिपेंडेंट रहे या नहीं डिपेंडेंट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करो, 80D में आप डिडक्शन पा जाओगे। ओके, तो देखो HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF। ओके, अब ये जो लिमिट है ना और कौन से पेमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट के लिए अलग से लिमिट दिया गया है, और अदर देन पेरेंट जो दूसरे लोग हैं जिसके लिए हम खर्चा कर सकते हैं उनके लिए अलग से लिमिट दिया गया है। ठीक है, तो देखो अदर देन पेरेंट में कौन कौन आएगा, तो अमाउंट पेड फॉर खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी देखो नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब आप कहां कहां पे खर्चा कर सकते हो मेडिकल के लिए, तो देखो क्या बोला जा रहा है, हेल्थ या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अदर देन कैश। तो क्या बोलता है कि आप ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हो, ठीक है ना, पॉलिसी लिए हो और उस पर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिलेगा। बस आप इतना करना ना, उसको कैश में मत पे करना, कैश को छोड़ करके किसी भी मोड से पे कर देना, ठीक है ना, बैंक से, UPI से आप पेमेंट करो, ECS से पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो। अब चेक भाई आपका क्रॉस चेक रहे, बेरर चेक रहे, सब चलेगा, गवर्नमेंट को बस क्या नहीं चाहिए, आप कैश में मत पेमेंट करना। उसके बाद से क्या बोलता है, दूसरा जो पॉइंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अदर देन कैश। अब क्या बोलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है ना उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है, और ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन कैश को छोड़ करके किसी भी मोड में करो। ओके, अगला पॉइंट क्या बोलता है, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओ। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसा नहीं कि जब बीमार हो गए और खर्चा करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अरे आप बीमार नहीं हुए ना, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओ ना, कि कहीं आप बीमार तो नहीं पड़ने वाले हो, आपको कुछ बीमारी तो नहीं हो रही है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओ और वहां पे भी आपको हम डिडक्शन दे देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, यहाँ पे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी भी मोड में वहां पे पेमेंट किए ना, सब चलता है यहाँ पे। ओके, अभी बात आती है, ठीक है ये तो नेचर ऑफ पेमेंट हमको समझ गया, अभी अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। तो देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इस बात पर निर्भर करेगा क्या कोई सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में 25,000 या टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, और इन केस अगर जो कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब स्पाउस, सेल्फ, जिसके लिए आप ये खर्चा कर रहे हो वो क्या कोई सीनियर सिटीजन है, देन इन दैट केस ये जो 25,000 है ना
उसको 25,000 को बढ़ा करके कर दिया जाएगा लिमिट 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। ओके, तो ये तो अदर देन पेरेंट्स के बारे में बात कर लिए। आइए अब पेरेंट के बारे में समझ लेते हैं कि पेरेंट के बारे में क्या यहाँ पे एटीडी में डिडक्शन देने की बात चल रही है। तो देखो पेरेंट के केस में वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट देखो छूट दे रही है कि भाई तुम्हारा पेरेंट डिपेंडेंट रहे या इंडिपेंडेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए खर्चा तो करो। और देखो खर्चा क्या करना है आपको, हेल्थ या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अदर देन कैश, तो ऊपर जैसा है ये। ओके, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेड बाय एनी मोड। हाँ, लेकिन देखो ये जो पेरेंट है ना, इसके लिए इन्वेस्टमेंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें हेल्थ चेकअप वाला, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है हेल्थ वाला, उसमें आपको जो इनके लिए पेमेंट करते हो ना उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आप याद रखना एक चीज। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितना लिमिट क्या है डिडक्शन का, ये तो क्या क्या खर्चा था वो हमने समझ लिया। अभी अमाउंट क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात सेम ऊपर जैसा ही है कि अगर जो कोई पेरेंट आपका सीनियर नहीं है, इन दैट केस 25,000 या फिर टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, और अगर जो कोई सीनियर है देन तो 25 का डबल हो जाएगा तो 50,000 और द टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। ओके, अभी देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बात की है ना, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो आपको चेकअप के लिए खर्चा करने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 5,000 रुपया, ठीक है ना, इन एग्रीगेट। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि इफ अ पर्सन इज 60 ईयर्स और मोर प्लस रेसिडेंट देन मेडिकल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो एलिजिबल। तो अगर जो मेडिकल पे कुछ खर्चा कर रहा है, कोई पर्सन है जिसका एज कितना है 60 साल है या उससे ज्यादा है और प्लस वो इंडिया का रेसिडेंट है, तो अगर जो कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने ना प्रीमियम पे किया वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बस 1 साल के लिए नहीं पे किया, 5 साल के लिए एक ही बार पे कर दिया, तो क्या जिस प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट किया 5 साल के लिए उस साल में मिलेगा या 5 साल में बट के मिलेगा? तो यहां पे ऐसा बोला जाता है 5 साल में बट के मिलेगा। ओके, अभी देखो तो यहां पे अपना सेक्शन 80D भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 80DD को समझते हैं। सो 80DD को आप कैसे याद रखोगे, तो DDR बोले तो डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव। ओके, तो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है ना कि आपको डिडक्शन किसके लिए दिया जाएगा मालूम है, तो मेंटेनेंस के या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप खर्चा कर रहे हो, किसके मालूम है, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के, ठीक है ना, DDR के। तो देखो ये सेक्शन में क्या बोला जा रहा है, एलिजिबल असेसी कौन है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर HUF। ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन ये नहीं है कि आप वो डिपेंडेंट रिलेटिव जो है आपका जो डिसेबल है उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, नहीं। गवर्नमेंट ना यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन देने की बात करती है और क्या बोलती है मालूम है कि जो रिलेटिव है और नॉर्मल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, सो इन दैट केस 75,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा फ्लैट। ओके, और दूसरी साइड अगर जो सेवरल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो इन दैट केस उसको 1,25,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर जो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो उसका या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करा के दे रहे हो। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा चाहती है, अरे इसके लिए चाहती है कि यार वो जो डिसेबल लोग हैं, गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट तो हमारी सोसाइटी के भलाई के बारे में ही सोचेगी, तो इसीलिए ऐसे ये डिडक्शन के साथ आई गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80DD में। ओके, अभी देखो नोट में क्या बोला जा रहा है, असेसी should incur on the medical treatment or deposit any amount for the maintenance of the handicap dependent relative। तो असेसी को क्या करना है, असेसी को इनकर करना है मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर उसको क्या करना है मालूम है, अमाउंट भी डिपॉजिट करेगा ना फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिव जो डिपेंडेंट है, डिसेबल है, तो भी चलेगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या होगा, तो देखो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रेन, मदर, फादर। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, फॉर द HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ द HUF। ओके, तो यहां पे ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ 80DD। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो 80DD, तो आप इसको कैसे याद करोगे, तो B फॉर बीमारी। ओके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहां पे देखो क्या बोलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज। तो आपको कुछ स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है, जैसे कि आपको कैंसर हो गया, आपको एड्स हो गया, तो ऐसे सभी जो बीमारी है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यार कोई इतना पीड़ित है बीमारी से और उससे हम टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो हम आपसे टैक्स तो लेंगे
लेकिन ये जो बीमारी हुआ है ना, इसके लिए आप इसको सही कराने के लिए खर्चे भी करोगे, तो एक काम करो ना, वो खर्चे के लिए ना आपको हम एक सेक्शन 80 DDB में डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको डिडक्शन मिलेगा और कितना डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल असेसी में कौन कौन आता है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल आता है और HUF आता है। ओके, तो ये दोनों असेसी यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब क्या, HUF का कोई मेंबर हो गया तो, या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में देखो कौन कौन हो सकता है। तो देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल खुद रहा, या फिर उसका स्पाउस, या फिर चिल्ड्रन, या फिर ब्रदर सिस्टर और पेरेंट हु आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। ओके, और HUF के केस में कोई भी मेंबर रहा HUF का हो। अभी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, मस्त है यहाँ पे। सो अमाउंट ऑफ डिडक्शन ये बोलता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा मालूम है, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहा है ना ट्रीटमेंट को, वो एक तरफ लिया जाएगा और उसको कंपेयर किया जाएगा किससे, तो यहाँ पे जो हमने अपर कैप दिया है उससे। हमारा अपर कैप कितना है 40,000 नॉर्मल केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख। तो ये दोनों का जो लोअर रहेगा उतने का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 80D में हमने आपको डिडक्शन दिया प्रीमियम पे करने के लिए हेल्थ पे, और वहां से भी इंश्योरेंस का आपको क्या मिल रहा है, क्लेम मिल रहा है। तो आप बताओ 80D में तो हमने आपको डिडक्शन दिया ही ना, तो फिर से यहाँ पे हम कैसे आपको डिडक्शन दें। तो एक काम करो, ये जो आपका खर्चा हो रहा है वो आपको हम तो डिडक्शन देंगे, लेकिन जो आपको इंश्योरेंस पे क्लेम मिल रहा है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको देंगे। तो ठीक है, डिडक्शन अमाउंट यहाँ पे इस तरह से निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया 80 DDB। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ रही हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन को भी देखते जाते हैं। 80U, देखो 80U किसके बारे में बात करता है, तो यहाँ पे बोलता है यार असेसी ही डिसेबल्ड है। ठीक है, तो आप बताओ कोई असेसी है बेचारा डिसेबल्ड है, उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है या फिर और भी कोई उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में उसके लिए कुछ राहत देना चाहिए कि नहीं। सोचो ना बेचारा वो कितना मेहनत करके कमाता रहेगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ऐसे जो डिसेबल्ड असेसी हैं उनका ना हम इनकम पे तो टैक्स लेंगे, लेकिन उनको हम कुछ डिडक्शन भी देंगे, और उस डिडक्शन को हम सेक्शन 80U में बताए हैं आपको। तो देखो यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पे एलिजिबल असेसी है। ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन के बारे में क्या बोलता है, अगर जो असेसी नॉर्मल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है देन इन दैट केस उसको सीधे 75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80U में। ओके, और अगर जो सेवरल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो इन दैट केस 1,25,000 का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 80U भी हमारा खत्म हो गया। अभी आइए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 80E को याद करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 80E है ये किसके बारे में बात करेगा मालूम है, ई फॉर एजुकेशन। तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के लोग पढ़ाई करें। सो पढ़ाई करने के लिए देखो कभी कभी हमको लोन लेना पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वो लोन पे जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे ना, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट का हम आपको डिडक्शन देंगे। तो उसके बारे में सेक्शन 80E बोलता है। ठीक है, तो आइए ये 80E को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। तो क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको डिडक्शन दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, अगर जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो। और मालूम है गवर्नमेंट बोलती है अरे साहब आप इंडिया में पढ़ो या इंडिया के बाहर पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80E में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हायर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, तो हायर एजुकेशन का मतलब होता है एनी कोर्स आफ्टर 12th। ओके, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई रहेंगी। अभी देखो यहाँ पे एलिजिबल असेसी में कौन आएगा, तो बस इंडिविजुअली आएगा। ओके, और उसके बाद से किसके लिए जो एलिजिबल एसएससी है, देखो ये किसके किसके लिए खर्चा कर सकता है, मतलब लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट भरेगा तो डिडक्शन मिलेगा। देखो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है हमारी। तो देखो क्या बोलता है, या तो खुद के लिया तो भी, अपने स्पाउस के लिए लिया तो भी, या फिर चिल्ड्रन के लिए लिया तो भी, यहां तक तो है। लेकिन इसके आगे देखो गवर्नमेंट का दिल कितना बड़ा है। गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, अरे कोई भी स्टूडेंट रहे जिसके लिए एसएससी लीगल गार्डियन है, ठीक है, तो एसएससी किसी के लिए लीगल गार्डियन है और उसके एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना लोन लेकर के, उसका डिडक्शन देगी 80E में। ओके, अभी बात आता है कि डिडक्शन का अमाउंट कितना रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ना अमाउंट पे रोक नहीं लगाई है, पीरियड पे रोक लगाई है। मतलब क्या, तो देखो इंटरेस्ट पेड, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, ये लोन लिए रहोगे पढ़ाई के लिए, उस पे उस सब का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, तो वो मिलेगा 8 साल के लिए।
बात समझ में आया क्या? गवर्नमेंट ने अमाउंट पे रोक नहीं लगाया है, गवर्नमेंट ने पीरियड पे रोक लगाया है। ओके, तो यहां पे हमारा सेक्शन 80E भी खत्म हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। तो सेक्शन 80EE, ये सेक्शन 80EE क्या है? देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेस ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो ये क्या है ना, ये सेक्शन ये गरीबों के लिए आया। गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है कि हम ना डिडक्शन के थ्रू गरीबों को राहत पहुंचाए, सो दैट गरीब लोग क्या कर सके ना, खुद का एक घर खरीद सके। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे एलिजिबल असेसी में कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा। उसके बाद से अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो यहां पे डिडक्शन का जो अमाउंट रहेगा ना 1,50,000 का रहेगा। और ये डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा। आपने किसके लिए खरीदा लिया है? तो परचेस ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, उसका आपको मिलेगा। और देखो यहां पे सेक्शन 24 सबसेक्शन बी जो हम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े, वो भी तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं ना, जब ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिए रहो। और वहां पे डिडक्शन कितना मिलता है? तो मैक्सिमम 2 लाख मिलता है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है ना कि सबसे पहले आप 2 लाख तक वहां पे डिडक्शन ले लो, और जो 2 लाख के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो क्या कुछ इंटरेस्ट का, तो आप आओ यहाँ पे डिडक्शन ले लो 80EE में। बात समझ में आ रहेगा आपको। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है इस सेक्शन में, तो ये देखो कंडीशन है ना, तो कंडीशन आप ऐसे याद रखो कि जो असेसी है ना वो गरीब होना चाहिए। तो देखो उसने क्या बोला, तो सबसे पहली बात, जो लोन आप लिए हो ना बैंक से लेने चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने चाहिए, या फिर हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको एचडी क्या बोलते हैं, नॉट फ्रॉम एनबीएफसी से आपको लोन नहीं लेना है। ओके, उसके बाद से क्या बोलता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना हाउस का, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 45 लाख का। मतलब कि ये तो कम प्राइस वाला घर है, तो इसीलिए ये गरीबों का सेक्शन है। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअल डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। तो सीधी सी बात, ये भी तो गरीब है ना बेचारा, इसका खुद का पहले घर नहीं है, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ओके, और देखो क्या बोलता है, लोन कौन से पीरियड में ये सैंक्शन होना चाहिए, तो बिटवीन 1/4/2019 से लेकर के 31 ऑफ द मार्च 2020 तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सेक्शन EEB, ये किसके बारे में बात कर रहा है मालूम है? देखो इंडिया में ना बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये पॉल्यूशन पे रोक लगाने के लिए अभी क्या हुआ है, तो इस पॉल्यूशन पे रोक लगाने के लिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि ये जो पेट्रोल वाले व्हीकल्स है या फिर डीजल वाले व्हीकल्स है, इसका भी यूज कम हो, लोग क्या करें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए कुछ डिडक्शन देने की बात करने लगी। ठीक है, तो वहां पे वो जो डिडक्शन है सेक्शन 80EE में कवर किया गया है। तो देखते हैं क्या है ये डिडक्शन। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर जो खरीद रहे हो और उसके लिए लोन लेकर के खरीद रहे हो और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे ये किसके केस में मिलेगा, तो असेसी कौन होना चाहिए, तो बस इंडिविजुअल होना चाहिए। और जो लिमिट ऑफ डिडक्शन है वो कितना है, तो 1,50,000 ज्यादा आपको मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लोन आप ले रहे हो ना वो किससे किससे आपको लेना चाहिए, तो बैंक से लेना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे एनबीएफसी से भी लोगे ना तो भी चलेगा। ओके, और लोन कभी से कभी तक सैंक्शन होना चाहिए, तो ये देखो क्या बोला जा रहा है, 1/4/2019 से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2023 तक ये लोन सैंक्शन होना चाहिए। ओके, तो हमने सेक्शन 80EEB को भी कवर कर डाला। आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो सेक्शन 80G है ना, इस सेक्शन के लिए मैंने क्या किया ना, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है सेपरेटली। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80G को। ओके, ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या होता है मालूम है, एज असेसी हम कुछ डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन का हमको गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन दे देती है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्कशन होने वाला है ना, ये बहुत ही स्पेशल वे में होने वाला है। मतलब क्या, अक्सर आप देखे रहोगे ना 80G के जितने सारे डोनेशन है हमको नाम ही नहीं याद होता है, लेकिन आज के बाद आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और देखो ये जो वीडियो है ना, ये सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों में ये सेक्शन 80G कॉमन है। ओके, और जो हम यहाँ पे नोट्स यूज करने वाले हैं ना डिस्कशन के लिए, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल करके रखा है। तो जाइए आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके, और ये आप सेक्शन एक बार देख ही लो,
जो आप यहाँ पे टाइम दोगे ना, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ATG जो सेक्शन है ये डोनेशन के बारे में बात करता है, मतलब असेसी डोनेशन देगा, किसी को दान देगा, और उस जो डोनेशन दिया उसका अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन दे देगी, मतलब हमारे इनकम से माइनस करने को दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से असेसी कवर है यहाँ पे, तो ऑल पर्सन कवर है, जितने भी इनकम टैक्स में पर्सन हो सकते हैं। पर्सन मतलब जो इनकम कमाते हैं लोग, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, तो ये सभी को इस सेक्शन में कवर किया गया है। मतलब क्या, ये जो भी डोनेशन देंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा ATG में। ओके, अभी देखो जो अपना अगला पॉइंट है ना, वो ये है कि ये सेक्शन का फ्रेमिंग कैसे हुआ है, मतलब क्या, ये सेक्शन में बात कैसे किया गया है। तो देखो यहाँ पे डोनेशन को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो है अपना अनलिमिटेड कैटेगरी और दूसरा है लिमिटेड कैटेगरी। तो अनलिमिटेड कैटेगरी में क्या है ना, यहाँ पे और दो पार्ट है, एक है अपना 50% और दूसरा है 100%। तो जो भी आप डोनेशन दोगे 50% वाले में क्या होगा, डायरेक्ट उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड 100% वाले में क्या होगा, जो भी आप डोनेशन दोगे उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये लिमिटेड कैटेगरी में क्या है, लिमिटेड कैटेगरी में ना एक कैप लगाया गया है कि ये जो 50% वाला है और 100% वाला है, ये इन टोटल 10% ऑफ ना AGTI एक्सीड नहीं होना चाहिए। AGTI का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये कैप लगाया गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब हम आगे करेंगे क्या मालूम है, ये जो अनलिमिटेड कैटेगरी है उसमें क्या क्या आते हैं वो समझ लेंगे, देन जो लिमिटेड कैटेगरी है उसमें क्या क्या आते हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो अपना अनलिमिटेड कैटेगरी 50% वाला है उसमें क्या क्या आएगा वो समझेंगे। तो इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जैन राजीव गांधी PM, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो JA से क्या होगा, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, IN से क्या होगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी से क्या होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन, एंड देन PM से क्या होगा, PM ड्राफ्ट रिलीफ फंड। ओके, तो क्या था शॉर्ट नेम, जैन राजीव गांधी PM। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है ना वो है 100% अनलिमिटेड, मतलब क्या, जितना आप डोनेशन दोगे उसका पूरे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लिस्ट है, ये मेरा है, आप एक कहानी सुन लो, एक बार आपको ये कहानी दिमाग में बैठ गया ना तो अपने आप ही सब यहाँ पे जितने भी डोनेशन के नाम है याद हो जाएंगे। तो देखो जो हमारे PM है ना उनको केयर है, किस चीज का केयर है, डिफेंस का केयर है, स्वच्छ भारत का केयर है और क्लीन गंगा का केयर है। इसीलिए जो PM है जिला साक्षरता समिति में एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में गवर्नर को, चिल्ड्रेन को और आर्मी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात किस पे होने वाली है मालूम है, तो यहाँ पे बात होने वाला है CD स्पोर्ट पे और अर्थक्वेक पे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, हमारे PM को केयर है स्वच्छ भारत का, उसके बाद से क्लीन गंगा का और उसके बाद से डिफेंस का। इसीलिए उन्होंने जिला साक्षरता समिति में एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में गवर्नर को, चिल्ड्रेन को और आर्मी को इनवाइट किया है। और इस मीटिंग में बात किस पे होने वाली है, तो देखो स्पोर्ट CD पे बात होने वाली है और अर्थक्वेक पे बात होने वाली है, ठीक है। अब देखो ये कहानी के थ्रू आप कैसे पूरे जो भी डोनेशन के नाम है उसको आप याद कर पाओगे। तो देखिए पहला PM को केयर है, तो इससे क्या आएगा, PM केयर फंड एंड PM नेशनल रिलीफ फंड। ओके, दूसरा डिफेंस का, तो यहाँ पे नेशनल डिफेंस फंड आएगा। देन स्वच्छ भारत का, तो स्वच्छ भारत कोष आएगा। उसके बाद से क्लीन गंगा का, तो क्लीन गंगा फंड आएगा। ओके, देन जिला साक्षरता समिति, तो इसमें तो ये पूरा जिला साक्षरता समिति आ जा रहा है। उसके बाद से गवर्नर से क्या आएगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड या फिर CM रिलीफ फंड। ओके, देन चिल्ड्रेन से क्या आएगा, नेशनल चिल्ड्रेन फंड। उसके बाद से आर्मी से क्या होएगा, तो फंड फॉर द आर्मी। देन ये जो स्पोर्ट है इससे क्या आएगा, नेशनल स्पोर्ट फंड। देन जो C था ना CD में, तो C से आएगा नेशनल कल्चर फंड। एंड देन जो D है उसमें आएगा नेशनल फंड टू कंट्रोल द ड्रग्स एब्यूज। ओके, उसके बाद से जो अर्थक्वेक है उससे आएगा PM अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। चीजें एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देखो PM को केयर है, तो PM केयर फंड एंड द PM नेशनल रिलीफ फंड। उसके बाद से डिफेंस का, तो नेशनल डिफेंस फंड। देन द स्वच्छ भारत का, तो स्वच्छ भारत कोष। देन द क्लीन गंगा का, तो क्लीन गंगा फंड। उसके बाद से जिला साक्षरता समिति का,
तो जिला साक्षरता समिति, उसके बाद से गवर्नर का तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड एंड द सीएम रिलीफ फंड, उसके बाद से चिल्ड्रेन का तो नेशनल चिल्ड्रेन फंड, उसके बाद से आर्मी का तो फंड फॉर आर्मी, देन द स्पोर्ट का तो स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट फंड, उसके बाद से सी से क्या आता है अपना नेशनल कल्चर फंड, उसके बाद से डी से क्या होता है नेशनल फंड टू कंट्रोल द ड्रग्स एब्यूज, उसके बाद से अर्थक्वेक से क्या होता है पीएम अमेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, तो ये क्या थे ना, ये वो डोनेशन के नाम थे जिसका जो भी आप डोनेशन दोगे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसका अंडर सेक्शन 80G में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 50% लिमिटेड कैटेगरी, तो यहां पे क्या होने वाला है, जो भी आप डोनेशन दोगे उसका 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा, और यहां पे क्या होगा 50% में वो 10% ऑफ AGTI को भी एक्सीड नहीं करना चाहिए हो, समझ रहे हैं। तो देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो देखो माइनॉरिटी के लिए घर बनाओ, मंदिर बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। देखो माइनॉरिटी क्या रहता है, बेचारे कम लोग रहते हैं ना, देखो इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, घर बनाएंगे, देन मंदिर बनाएंगे एंड देन ट्रस्ट बनाएंगे। तो ये जो 4 मैंने बात बताया, इससे यहां पे भी हम चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो माइनॉरिटी के लिए तो डोनेशन फॉर द प्रमोटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, तो अगर जो आप डोनेशन दे रहे हो टू प्रमोट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, तो वहां पे इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50% का लिमिटेड कैटेगरी में। देन दूसरा घर बनाओ, तो यहां पे डोनेशन टू द हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, देन मंदिर बनाओ तो डोनेशन फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर फॉर द टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च। ओके, अगला पॉइंट ट्रस्ट बनाओ तो डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो क्या था यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए आप घर बनाओ, मंदिर बनाओ एंड ट्रस्ट बनाओ, तो इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 50% लिमिटेड कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 100% लिमिटेड में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे 2 ही चीजें आता है साहब, इसको तो याद करना और भी बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो इंडियन ओलंपिक जो टीम है ना वो फैमिली प्लानिंग कर रही है और क्या बोल रही है, हम दो हमारे दो। ठीक है, जो इंडियन ओलंपिक टीम है वो प्लानिंग कर रही है और क्या बोल रही है कि हम दो हमारे दो। प्लानिंग कौन सा है, फैमिली प्लानिंग है। ओके, सो देखो ये जो इंडियन ओलंपिक्स है इससे अपने को क्या याद रखना है, तो डोनेशन बाय द कंपनी डोनेशन देगा, वही यहाँ पे कवर है। तो डोनेशन बाय द कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पोर्ट इन इंडिया। समझे बात आप। ओके, देन द फैमिली प्लानिंग में डोनेशन टू द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और द अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो डोनेशन आप गवर्नमेंट को करो, लोकल अथॉरिटी को करो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को करो, किसके लिए, तो प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग को। तो इसका मालूम है क्या होगा, आपको 100% लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G, और ये लिमिट कितना होगा 10% ऑफ AGTI। ओके, अभी देखिए हमारा जो डोनेशंस के नाम थे उसको हमने पढ़ लिया। अभी जो अपना अगला डिस्कशन है ना वो मालूम है क्या होने वाला है। देखो जो हमारा अनलिमिटेड कैटेगरी है तो डायरेक्ट उस पर 50% मल्टीप्लाई कर दो या 100% आपको डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लिमिटेड कैटेगरी है उसको आपको लिमिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वहां पे। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 10% ऑफ AGTI है ना, वो 50% लिमिटेड एंड 100% लिमिटेड इन टोटल की बात करता है कि एक तरफ 10% ऑफ AGTI लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे मालूम है, जो लिमिटेड कैटेगरी में 50% वाला है और 100% वाला है वो दोनों को लेंगे, और जो अपना डिडक्शन का अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर ही हो सकता है, उससे बढ़ नहीं सकता। तो ये कैप है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी ये हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ लिमिट एंड डोनेशन अंडर लिमिटेड कैटेगरी, हमको 2 स्टेप फॉलो करना है। जो स्टेप 1 है उसमें हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक तरफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम रखेंगे और दूसरी तरफ ये जो लिमिटेड डोनेशंस है ना 50% 100% वो ले लेंगे और विच एवर इज लोअर निकाल लेंगे, और उतने का ही हमको डिडक्शन मिलेगा इन मैक्स। समझ रहे हो आप। तो देखो सबसे पहला कैलकुलेट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम AGTI। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम लिया जाएगा और इस ग्रॉस टोटल इनकम में हम किस चीज को इग्नोर करेंगे मालूम है, तो स्पेशल टैक्स रेट के जो इनकम है ना उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या एग्जांपल हो सकता है स्पेशल टैक्स रेट के इनकम का, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया अंडर सेक्शन 111A,
या फिर हमको लॉटरी से विनिंग हो रहा है, तो ये सभी जो इनकम है ना वो स्पेशल रेट की इनकम है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब क्या हटा देना है, इग्नोर कर देना है। और फिर क्या करेंगे ना, उसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो जो भी अपने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आते, जैसे कि ATC हो गया, ATD हो गया, ATE हो गया, तो ये सबको आपको हटा देना है। लेकिन एक चीज को नहीं हटाना है, मालूम है, ATG को। क्यों ऐसा? क्योंकि ATG के लिए ही तो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ओके, देखो आगे जो चीजें समझाना है उसके लिए हम ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जो अपना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आया ना वो 10 लाख रुपया आया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेगा, करने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले इसके भी दो पार्ट है, A एंड B। तो A में क्या कर रहे हैं, जो भी अपना डोनेशन है लिमिटेड कैटेगरी में 50% वाला या 100% वाला, इसका टोटल ले लेते हैं। तो देख लो ये और ये, तो इसका ये टोटल आ गया। मान लेते हैं जो 50% वाला लिमिटेड है वहां पे हमने डोनेशन दिया है 60,000 का, एंड देन जो 100% वाला लिमिटेड है वहां पे हमने डोनेशन दिया है 70,000 का। तो इस तरह से हमारा टोटल डोनेशन आया है 1,30,000 रुपया। ठीक है, अब देखो इसको, और जब ये अपना पॉइंट बी में अभी क्या आएगा, तो 10% ऑफ द AGTI। तो AGTI अपना कितना था, 10 लाख। तो उसका अगर जो मैं 10% निकालूं तो कितना होता है, 1 लाख रुपया। तो देखो एक तरफ जो हमारा डोनेशन है वो है 1,30,000 रुपया, और दूसरी तरफ जो हमारा 10% ऑफ AGTI है वो बनता है 1 लाख रुपया। अभी देखो कैप कितना लग गया, तो 1 लाख रुपया लग गया। सो विच एवर इज लोअर में कितना आएगा, भले ही हमने डोनेशन दिया है 1,30,000 का, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन हमको कितने का मिल सकता है, 1 लाख रुपए का ही मिल सकता है। ठीक है ना, लोअर ऑफ A एंड B। ठीक है, अब देखो अभी जो अपने को आया कि अपने को डिडक्शन मिलेगा 1 लाख का, तो अभी 1 लाख को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो देखो हमको यूटिलाइज करने के लिए दो डोनेशन है, एक तो है 100% लिमिटेड कैटेगरी और दूसरा है 50% लिमिटेड कैटेगरी। तो सबसे पहले 100% वाला है ना उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखो ये 100% अपना लिमिट खाएगा तो 100% डिडक्शन भी तो देके जाएगा। जो हमारे एग्जाम्पल में 70,000 है तो सबसे पहले उसको यूटिलाइज कर देंगे। अभी लिमिट का बैलेंस बचा 30,000 रुपया, तो अब 30,000 50% वाले से यूज करना पड़ेगा। तो देखो जो 50% वाला है वो लिमिट कितना खाएगा, 30,000 खाएगा, लेकिन वो डिडक्शन कितना दे करके जाएगा, तो उसका आधा दे करके जाएगा। तो 30 का आधा कितना होता है, 15, तो 15,000 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से अगर जो मैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करूँ ना यहाँ पे कि इन टोटल कितने का हमको डिडक्शन मिलेगा, तो देखो 100% लिमिटेड कैटेगरी वाले से अपने को मिलेगा 70,000 का, और उसके बाद से 50% विथ लिमिट की वजह से मिलेगा जो लिमिटेड कैटेगरी में है, तो वहां पे मिलेगा 15,000। तो इन टोटल अपने को 85,000 का डिडक्शन मिल जाएगा साहब यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिमिट भी कैलकुलेट करने को आपको मैंने सिखा दिया। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ ना स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं, वो सभी स्पेशल पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहला बात क्या बोलता है कि अगर जो आप डोनेशन कैश में देते हो और वो जो डोनेशन है ना 2,000 को एक्सीड कर जाता है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, यार तुम प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना, चोरी कर रहे हो, टैक्स का धोखाधड़ी कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ATG में उसका कुछ डिडक्शन आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, डिडक्शन अलाउड ओनली इफ द डोनी जो है ना जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं वो रजिस्टर है कहाँ पे, अंडर सेक्शन ATG सब सेक्शन 5 में। मतलब क्या, जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं हमको देखना पड़ेगा वो रजिस्टर है कि नहीं है अंडर सेक्शन ATG में। अगर जो रजिस्टर है तो ही यहाँ पे ATG का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, जो ये तीसरा पॉइंट है ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उन लोगों को डोनेशन का ATG में डिडक्शन तभी मिलेगा जब ये जो डोनी है ना वो 2 काम कर दे। ठीक है, अब ये 2 काम क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला क्या बोलता है कि उसको प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है फॉर्म नंबर 10 BD को। ओके, और कहाँ पे करना है, तो PGTI सिस्टम में करना है अप टू 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझे क्या, और इसके साथ ही साथ उसको मालूम है क्या करना है, तो उसको फर्निश करना है और सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर 10 BE ओके टू द डोनर, जो डोनेशन दिया है उसको फर्निश करना है ये अप टू 31 ऑफ मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ही डोनर को डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, अगला पॉइंट, अगर जो आप डोनेशन काइंड में देते हो ना देन इन दैट केस सेक्शन ATG अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन ATG के तहत आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उस डोनेशन का जो आपने काइंड में दे दिया। अगला पॉइंट,
तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है मालूम है, कभी कभी क्या होता है जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो एम्प्लॉय के लिए डोनेशन दे देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के बिहाफ में। तो अभी देखो अगर जो एम्प्लॉयर ने डोनेशन दिया है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, सीएम रिलीफ फंड में या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में, ओके, देन इन दैट केस भले ही यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, देखो अभी तो एम्प्लॉयर ने डोनेशन दिया है तो सर्टिफिकेट तो एम्प्लॉयर के नाम पे आएगा, देन टू जो एम्प्लॉई है ना उनको एटीजी में डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए जो एम्प्लॉयर है ना उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो देखो वही यहाँ पे बात लिखा है, एम्प्लॉइज शैल बी एलिजिबल फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 80G इवन सर्टिफिकेट इज इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। तो क्या बोला जा रहा है, एम्प्लॉय ही एलिजिबल होगा 80G के डिडक्शन के लिए, भले ही सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के नाम पे इशू हुआ रहे तो भी। ओके आगे, एम्प्लॉयर शैल इशू सर्टिफिकेट टू द एम्प्लॉय अबाउट सच डोनेशन। जो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ये जो 80G में डोनेशन हुआ उसके लिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म हो गया साहब 80G पे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई रहेंगी और ये भी समझ में आ रहेगा कि हाँ यहाँ पे स्पेशल ट्रिक क्या था। अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट भी करो यार, सो दैट मैं भी समझ सकूं कि जो भी चीजें अच्छे से आपको समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। ATGG इसको आप कैसे याद रखोगे, तो एसएससी बोल रहा है घर नहीं घर नहीं, ओके, तो घर नहीं है तो तू क्या करेगा, रेंट पे करेगा, तो उसके बारे में ये बात करेगा। देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 80GG, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई एसएससी है वो रेंट पे कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी पे तो उसका डिडक्शन मिलेगा 80GG में। अभी देखो एलिजिबल एसएससी कौन है, तो इंडिविजुअल है जिसको एचआरए नहीं रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है ना। अगर जो एचआरए रिसीव्ड होता तो ये खर्चा थोड़े ना होता, इसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो भर के दे देता, तो इसीलिए यहाँ पे एचआरए वालों को छोड़ दिया गया है। ओके, अभी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ पे, तो देखो कैसे डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो 5,000 पर मंथ या फिर ग्रॉस टोटल इनकम या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एजीटीआई विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अभी देखो स्पेशल पॉइंट में तो सबसे पहले अपने को यह समझ में आना चाहिए कि एजीटीआई यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से आपको सभी डिडक्शन को माइनस करना है जो अंडर चैप्टर 6A में है, लेकिन क्योंकि हम 80GG के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसको छोड़ करके जो दूसरे डिडक्शन है सबको आपको माइनस करना है। ओके, उसके बाद से देखो जो असेसी है ना या फिर स्पाउस है या फिर माइनर चाइल्ड है या फिर एचयूएफ है, वो क्या नहीं करना चाहिए, उसके पास ना घर नहीं होना चाहिए, एनी हाउस प्रॉपर्टी एट द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। तो जहां पे एसएससी ड्यूटी कर रहा है इन लोगों के पास घर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम जाके उधर ही रहो ना भाई, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे ले रहे हो डिडक्शन, मतलब कि यहाँ तो प्लानिंग हो सकता है ना, गवर्नमेंट ने इसके लिए ऐसा कर दिया, नहीं तो क्या करेंगे ये लोग एसएससी लोग, ये लोग स्पाउस के घर पे रह जाएंगे या इनका जो खुद का घर है वहां पे रहेंगे, माइनर चाइल्ड के घर पे रहेंगे, एचयूएफ के घर पे रहेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, साहब मेरे को डिडक्शन चाहिए, मैं तो दूसरे जगह रहा हूं। तो ऐसा नौबत ही नहीं आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कंडीशन डाल दिया है यहाँ पे। ओके, अगला सेक्शन 80GG है, तो ये देखो क्या बोलता है ना, ये डोनेशन के बारे में बात करता है। ओके, तो डोनेशन दोगे और उसका डिडक्शन मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट, आप ये बताओ इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट जो गांव है उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए ना। तो देखो डिडक्शन के थ्रू गवर्नमेंट ना ये सेक्शन लाती है 80GGA, और यहां पे इस तरह से गवर्नमेंट खेल जाती है ना कि इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोविजन ला दे जिसके थ्रू अपने आप क्या होगा मालूम है, साइंटिफिक रिसर्च बढ़ेगा या फिर रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एसएससी है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप ये सब पे खर्चा करो ना, डोनेशन दो ना, उधर हम क्या करेंगे, आपको उसका डिडक्शन देंगे 80GGA में, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोलता है 80GGA में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए आप डोनेशन कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे एलिजिबल एसएससी कौन है, देखो तो ऑल द पर्सन, लेकिन कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो वो पर्सन जिसका पीजीबीपी में इनकम है, ठीक है ना। क्यों ऐसा बताओ,
क्योंकि पीजीबीपी वालों को सेक्शन 35 में तो डिडक्शन मिल जाता है ना साइंटिफिक रिसर्च का, समझ रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट जब वहीं पे आपको डिडक्शन मिल जाता है तो फिर यहाँ पे क्यों आपको डिडक्शन देंगे वो लोग। ओके, इसके लिए ऐसा है। उसके बाद से क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, तो 100% ऑफ डोनेशन, जो आपने डोनेशन किए हो उसका 100% मिल जाएगा। और देखो क्या बोलता है ना कि डोनेशन अगर जो आप कैश में देते हो तो उस केस में अगर जो कैश में डोनेशन दिए 2000 को एक्सीड कर गया ना तो आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं अलाउड होगा, भले ही आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया। मतलब यहाँ पे प्लानिंग हो सकता है ना, बोलोगे आप हमने दे दिया हमको डिडक्शन दो, लेकिन गवर्नमेंट कैसे प्रूव करेगी बताओ, आप गवर्नमेंट को कैसे बताओ, अब तो झूठ भी बोल सकते हो ना, क्योंकि जो कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ऐसा रूल लेकर के आए कि अगर जो आप कैश में पेमेंट करते हो और एक्सीडिंग 2000 है तो देन इन दैट केस उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 GGA में नहीं मिलेगा। ओके, अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 80 GGB। तो ये देखो क्या बोलता है, डोनेशन गिवन बाय द इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे ये इंडियन कंपनी को कवर कर रहा है। और डोनेशन किसको दिया जा रहा है मालूम है, पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया जा रहा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी क्या करते हैं, डोनेशन लेकर के पॉलिटिकल पार्टी को ही देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इंडियन कंपनी है और वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है। तो ये कहां से आ गया भाई, गवर्नमेंट का, हम तो डिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, देश की भलाई के बारे में सोच रहे थे, यहां पे तो गवर्नमेंट की भलाई हो रही है। ऐसा क्यों, तो देखो गवर्नमेंट की भलाई हो रही है और ये सेक्शन ऐसा क्यों आ सकता है, क्योंकि आप जानते हो ना कि जो इनकम टैक्स का लॉ बनता है वो गवर्नमेंट ही बनाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हमको डोनेशन मिले, और हमको डोनेशन कभी मिलेगा जब हम उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन दिलवाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सेक्शन 80 GGB को लाए वो लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एलिजिबल असेसी में इंडियन कंपनी, ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन, जो आप डोनेशन दोगे उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अभी देखो आप अगर जो कैश में डोनेशन दे रहे हो तो नॉट अलाउड। ओके, अगला सेक्शन 80 GGC। तो ये भी क्या है मालूम है, पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन के बारे में ही बात करता है, लेकिन बस ऊपर तो इंडियन कंपनी को कवर किया गया था ना, अब इंडियन कंपनी को छोड़ करके दूसरे जो पर्सन है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो एलिजिबल असेसी में क्या बोला जाएगा, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन, तो जो आपका डोनेशन रहेगा उसका 100% यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है नोट में, अगर जो आप डोनेशन कैश में देते हो तो क्या होएगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अगला सेक्शन 80 JJAA। तो ये क्या बोल रहा है मालूम है कि आप इंप्लॉयमेंट क्रिएट करो, ठीक है, और आप इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो अपने बिजनेस के साथ, इंप्लॉय को जोड़ रहे हो, न्यू इंप्लॉय को, तो ये तो अच्छी बात है ना, आप इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इसका आपको डिडक्शन देगी। जो आप खर्चा करोगे ना वो खर्चे में गवर्नमेंट भी कुछ आपका हाथ साथ निभाएगी। तो क्या करेगी, जो आप खर्चा कर रहे हो नए नए इंप्लॉय पे उसका कुछ हद तक डिडक्शन दे देगी। डिडक्शन कितना परसेंट देती है, तो 30% ऑफ द न्यू इंप्लॉय पे जो कॉस्ट का खर्चा होता है ना, जो उसका डिडक्शन देती है। तो ये सेक्शन कैसा है उसको पढ़ते अच्छे से एकदम। तो देखो यहाँ पे 80 JJAA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। तो अगर जो आप अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो उसके बारे में ये बात करेगी। अभी देखो यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन है, तो यहाँ पे कोई भी असेसी जो बिजनेस में एलिजिबल, बिजनेस में एंगेज था और उस पे सेक्शन 44AB अप्लाइज था। ये 44AB कौन सा सेक्शन होता है मालूम है क्या आपको, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट, ठीक है ना। तो 44AB, A फॉर ऑडिट एंड B फॉर बुक्स, तो ऑडिट ऑफ बुक्स ऐसा आप याद रख सकते हो इसको। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एलिजिबल असेसी कौन होगा, तो एलिजिबल असेसी वो पर्सन होगा जो कोई भी हो, बिजनेस में एंगेज हो और उस पे टैक्स ऑडिट अप्लाई करता हो। ओके, अभी देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, तो 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जो एम्प्लॉय पे आपको कॉस्ट हुआ ना, एम्प्लॉय पे जो आपने खर्चा किया उसका 30% का यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देखो, और डिडक्शन कितने साल के लिए मिलेगा, तो बस 1 साल के लिए नहीं, 3 कंजरकेटिव ईयर्स के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको निकालेंगे कैसे, क्या क्या चीजें उसमें कवर होंगी, तो देखो टोटल सैलरी पेड और पेएबल टू द एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या बोलते हैं कि जो टोटल सैलरी पे हो रहा है या फिर पेएबल है, जो मतलब आउटस्टैंडिंग है, जो आप एडिशनल एम्प्लॉय को पे करने वाले हो, जिसको आपने एम्प्लॉयड किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका ही आपको मिलेगा। ओके, अभी देखिए नोट में हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहली बात
क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में भी डिडक्शन मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ओनली इफ, मतलब कभी मिलेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों को, ओनली इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, एक तरफ से एम्प्लॉय को निकालते जा रहे हो और दूसरी तरफ से दूसरे को जोड़ते जा रहे हो और बोल रहे हो डिडक्शन दो। आप बताओ, क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो? आप थोड़ा ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप तो दूसरे को निकाल के उसके जगह पे किसी को रख रहे हो। सो ये तो एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ऐसे केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद से तो मिलेगा कभी, जब भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में इंक्रीज आए। दूसरी बात, सैलरी पेड कब कर रहे हो, कैसे, अकाउंट पे चेक से कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हो, ईसीएस के थ्रू कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहे हो, तो ही आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट को भी तो रिकॉर्ड रहे ना, यहाँ भाई तू सही बोल रहा है कि हाँ तूने पेमेंट किया है, इसीलिए बोला है कि भाई इसके थ्रू होना चाहिए चीजें। ओके, एडिशनल इंप्लॉय डू नॉट इंक्लूड, तो जो एडिशनल इंप्लॉय हैं उसमें कौन कौन से इंप्लॉय नहीं आएंगे, भले ही उसको आपने अपने साथ जोड़ लिया। तो देखो, ऐसे इंप्लॉय जिसका आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो ना, वो सैलरी कितना है, मोर देन 25,000 पर मंथ, ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब क्या, ये छोटे मोटे इंप्लॉय के लिए जो इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में ये सेक्शन 80JJAA बात करता है। ओके, अगली बात क्या बोलता है, इंप्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ऐसे जो इंप्लॉय हैं जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। उसके बाद से इंप्लॉय फॉर हुम द इंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंप्लॉय पेंशन स्कीम, तो उसका भी यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उस पर जो आप खर्चा करोगे तो इंप्लॉय कॉस्ट का। उसके बाद क्या बोलता है, इंप्लॉय इंप्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसको आपने अपने साथ जोड़े रहे आप लेस देन 240 डेज प्रीवियस ईयर में, तो उस पे जो आप खर्चा कर रहे हो अंडर सेक्शन 80JJAA आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और क्या बोला जा रहा है, देखो, अगर जो इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीरल्स हुआ, फुटवेयर्स हो गया, या फिर लेदर प्रोडक्ट हो गया, तो इस केस में ये जो 240 डेज है ना, उसको घटा करके 150 डेज ही देखा जाएगा। ओके, अभी देखो, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है ना 80JJAA ये भी खत्म हो गया। आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर हेडिंग सी, तो देखो क्या है ना कि इसमें एक हेडिंग सी है और वहां पे क्या बोलता है ना, गवर्नमेंट बोलता है आपका इनकम होगा ना, इनकम, हम वो इनकम का डिडक्शन आपको दे देंगे। सोचो ना कितनी अच्छी बात है, आपको इनकम हो रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है, और जो टैक्स लग रहा है ना उसका बाद में आपको डिडक्शन भी मिल जा रहा है। समझ रहे हो, तो इसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला सेक्शन है वो है 80QQB, तो ये क्या बोल रहा है ना, रॉयल्टी इनकम के बारे में बात कर रहा है कि रॉयल्टी इनकम पे आपको डिडक्शन मिलेगा। और रॉयल्टी इनकम आपको कहां कहां से आना चाहिए, तो फ्रॉम द बुक्स ऑफ द लिटरेरी, या फिर आर्टिस्टिक, या फिर साइंटिफिक नेचर, तो यहां से आपको रॉयल्टी इनकम आ रहा है, तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी देखो, एलिजिबल असेसी कौन है यहाँ पे, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पे एलिजिबल असेसी है। उसके बाद से अमाउंट ऑफ डिडक्शन के बारे में बात करूं कि कितने का डिडक्शन मिलेगा साहब, तो देखो क्या बोला जा रहा है, नेट रॉयल्टी इनकम, जो आपका नेट रॉयल्टी इनकम है उसका डिडक्शन मिलेगा, या फिर 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको रॉयल्टी इनकम का कितने का डिडक्शन मिल सकता है, तो 3 लाख। तो फिर वही बात आ गया, कम है तो कम लो, ज्यादा है तो लिमिट में रहो। ओके, अभी देखो यहाँ पे नोट में क्या बोला जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो रॉयल्टी इनकम हुआ वो अर्न हुआ आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में डिडक्शन मालूम है कभी अलाउड होगा, जब वो रॉयल्टी इनकम को ना आप इंडिया में लाते हो, तो इन द कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर टाइम अलाउड बाय द RBI, तो ये आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये अपना हो गया रॉयल्टी इनकम, अगर जो बुक से रिलेटेड, बुक पे लिटरेरी का रहे, बुक तो आर्टिस्टिक का रहे तो, या फिर साइंटिफिक नेचर का रहे तो। आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन है रॉयल्टी पे, वो है 80RRB। ये सेक्शन क्या बोलता है, देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द पेटेंट्स। पेटेंट्स आपको समझता है, तो देखो जैसे कि ये जो रहती है ना दवा बनाने वाली कंपनियां, जैसे कि सिप्ला हो गया, ओके, तो अभी ये लोग क्या करती है, जो दवा बनाती है उसके लिए फॉर्मूला कुछ इजाद करती हैं ये लोग, मतलब क्या फॉर्मूला डेवलप करती हैं। तो ये जो फॉर्मूला डेवलप करती हैं, तो आप बताओ, अब ये फॉर्मूला को भी तो मार्केट में बेचा जा सकता है, तो जब ये मार्केट में फॉर्मूला को हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, अपने को पेटेंट्स के थ्रू पैसा मिलता है। मतलब क्या, सबसे पहले फॉर्मूला को आप रजिस्टर कराओगे तो पेटेंट्स हो गया, अब वहां पे पेटेंट्स, अब किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो अभी ट्रांसफर करोगे तो आपको वहां से रॉयल्टी इनकम आएगा ना,
तो वो रॉयल्टी इनकम पे डिडक्शन के बारे में सेक्शन 80 RRB बात करता है। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे अमाउंट का डिडक्शन कितना मिलेगा, तो सेम वही जो आपका नेट रॉयल्टी इनकम आ रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा 3 लाख से। मतलब क्या, ज्यादा अपर लिमिट कितना लगा दिया गया, 3 लाख लगा दिया गया, विच एवर इज लोअर उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अभी देखो नोट में क्या बोला जा रहा है, फिर से वही बात कि अगर जो रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट्स आप अर्न कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, देन इन दैट केस उसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब उसको रॉयल्टी इनकम को आप क्या करो ना, इंडिया में ला दो, ठीक है ना, इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और द टाइम अलाउड बाय द RBI। अब बताओ ऐसा क्यों गवर्नमेंट बोली है कि वो पैसे को इंडिया में लाओ, क्योंकि देखो वो पैसे को इंडिया में लाओगे तो ही तो इंडिया में यूज होगा वो, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, भाई हम आपको डिडक्शन दे दे और उससे हमारे देश को कुछ फायदा ही नहीं हो तो थोड़े ना चलेगा। हम आपको डिडक्शन देंगे, लेकिन वो डिडक्शन तभी देंगे जब वो आप इनकम इंडिया में लाओ, ठीक है ना, अगर जो आउटसाइड अर्न किए हो तो। अभी देखो इनकम बेस्ड डिडक्शन में और भी 2 डिडक्शन है हमारे, जो सेक्शन 80 TTA में बात किया गया है एंड 80 TTB में बात किया गया है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले 80 TTA को कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर जो आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, और उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन कौन है, तो एक तो इंडिविजुअल है और दूसरा HUF है। ओके, तो मतलब क्या, ये दोनों को सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, कंपनी को मिल रहा है तो नहीं मिलेगा 80 TTA में। अभी देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, तो देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट आपको मिल रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा 10,000 से और विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। मतलब क्या, अगर जो ऐसा समझ लो कि 1 लाख का आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो देखो सबसे पहले तो जो 1 लाख है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका इनकम गिना जाएगा, एंड देन जब भी डिडक्शन की बात आएगी तो डिडक्शन में आपको 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। मतलब क्या, इन नेट बात करूं तो यहाँ पे आपको 90,000 के सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स में। ओके, यहाँ पे देखो स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि ये जो सेविंग अकाउंट है ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो देखो ये बैंकिंग कंपनी के साथ हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ हो सकता है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है कि डिडक्शन नॉट अवेलेबल टू द रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। क्यों, क्योंकि उनके लिए और अच्छा सेक्शन बना दिया गया है, तो 80 TTA में नहीं दिया जाएगा उनको डिडक्शन, जो और अच्छा सेक्शन है उसमें दिया जाएगा। और वो अच्छा सेक्शन क्या है, 80 TTB है। ये क्यों अच्छा सेक्शन है, पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं सेक्शन 80 TTB के बारे में। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट इन द सेविंग या FD। देखो यहाँ पे मतलब क्या, 80 TTA में बस सेविंग पे आपको मिल रहा था डिडक्शन, यहाँ पे 80 TTB में जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक पे या फिर आपको जो मिल रहा है FD अकाउंट पे, दोनों का आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ द किसको मिलेगा, देखो रेसिडेंट होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब इंडिया का होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए तो ही ये डिडक्शन मिलेगा आपको 80 TTB में। अभी देखो तो यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन रहेगा, देखो तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब जिसका एज 60 साल या उससे ज्यादा, और दूसरी बात हो रेसिडेंट हो। ओके, अभी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितने का डिडक्शन मिलेगा उसको, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन द सेविंग एंड FD अकाउंट उसको कंपेयर किया जाएगा 50,000 से। देख लो सीधे 5 गुना ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वहां पे 10,000 था और यहाँ पे 50,000। तो सेविंग पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर FD पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा 50,000 से, और विच एवर लोअर रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर से वही बात है कि ये जो आपका सेविंग और FD अकाउंट है वो किसके साथ होना चाहिए, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी के साथ होना चाहिए या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई रहेंगी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर जो आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बताइए मेरे बारे में दूसरे स्टूडेंट को भी, सो दैट वो जान सके कि ये खुर्शीद अंसारी है कौन। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।